पहले मैं बिल्डिंग बिहार संस्था के युवकों को साधुवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने अनेक विषयों पर सामाजिक सेवा के अनेक क्षेत्रों में बहुत काम किया है। और इस संकट के दौर में जब देश एक महामारी से गुजर रहा है और उसके साथ साथ बहुत बड़ी आबादी दूसरे तरह के भयानक संकटों से गुजर रही है, उन्होंने इन समस्याओं को वाणी देने में और इसके साथ लोगों को जागृत करने, संगठित करने और लोगों तक सहायता पहुंचाने के काम में काफी योगदान किया है। इसे देखकर बड़ी संतुष्टि होती है कि युवाओं में ऐसे आदर्शवादी लोग मौजूद हैं। हम जिस संकट के दौर से गुजर रहे हैं वो केवल भारत के लिए नहीं है, वैश्विक संकट है। वैश्विक संकट कोरोना से उत्पन्न है, कोविड-19 से, और भारत लगभग 2 लाख के करीब मरीज उसके अभी तक आ चुके हैं सामने। इस संकट के दौर, हर महामारी का, हर बड़े संकट का एक और परिणाम होता है, और वो परिणाम सामाजिक परिणाम होता है। इसका भी एक सामाजिक परिणाम है। अगर आप अपने समाज में देखें तो कोरोना जनवरी में आ गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे किसी तरह की विपदा मानने से हठपूर्वक इनकार किया, और अचानक मार्च के दूसरे पखवाड़े में उन्हें पता चला कि हाँ, कोरोना एक संकट है। जबकि उसके पहले अमेरिका से बड़े पैमाने पे उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया, नमस्ते ट्रंप जैसा कार्यक्रम करके लाखों की भीड़ इकट्ठा की, और 22 तारीख को, जिस दिन बड़े लॉकडाउन से पहले एक रिहर्सल कर रहे थे जनता कर्फ्यू के नाम पर, उस दिन मध्य प्रदेश में सरकार बदलने की कार्रवाई कर रहे थे और वहां फिर भारी भीड़ इकट्ठा की गई थी। तो कितने जिम्मेदार हैं, इसके प्रति कितना सरोकार है, इसका अच्छा पता चल जाता है। और इसी का परिणाम है कि अचानक एक दिन लॉकडाउन शुरू हो गया और सरकार को यह पता ही नहीं था कि इस देश में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले या घरेलू सेवा के कामों से जुड़े हुए कितने लोग इस देश में हैं। और अगर 2011 की जनगणना पर विश्वास करें तो 40 करोड़ से अधिक 2011 में ही ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हो गए थे। इस पर अर्थशास्त्रियों ने काफी प्रकाश डाला है, और 2011 से 2020 तक इनकी संख्या में कम से कम 10 करोड़ की और वृद्धि हुई है। तो 130 करोड़ की आबादी में लगभग 50 करोड़ लोग जो रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते हैं, वो इस लॉकडाउन में किस स्थिति में पहुंच जाएंगे, सत्ता को इसका पता ही नहीं था। और उसका परिणाम देखने में आया तुरंत कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के बाद, जब उनके पास 2 दिन, 4 दिन की रसद थी कुछ, या 2-4 दिन के पैसे थे, वो खत्म हुए, तो वो लंबी लंबी कतारों में लग के 8-8 घंटे खाने का इंतजार करते थे, खाना मिले इसका इंतजार करते थे, और वो भी सबको मिलता था, नहीं मिलता था। परिणाम, एक हफ्ता बीतते बीतते अपनी अपनी जगहों से मजदूरों का बड़े पैमाने पे पलायन शुरू हो गया। और ये पलायन एक समानांतर राष्ट्रीय संकट बन गया, और आज तक ये पलायन रुका नहीं है। सरकार ने गाड़ियां कितने दिन के बाद चलाई, मुश्किल से सरकार के अपने लोगों को उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया अपने अपने इलाकों में, महानगरों से उनके गांवों में, छोटे शहरों में उन्हें पहुंचाया। लेकिन इन 50 करोड़ लोगों में से लगभग 30 से 35 करोड़ लोग अपनी अपनी जगहों निकल के दूसरे विकसित इलाकों में गए हैं। वे किस तरह, कितने बड़े पैमाने पर हुजूम की तरह वापस लौट रहे थे, इसके चित्र बराबर आए हैं। इसकी थोड़ी चर्चा हम इसके बाद करेंगे। लेकिन जिस शासक को पता ही ना हो कि उसके यहां इतने बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जिनका जीना मुश्किल हो जाएगा, जिनका खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, उसकी असंवेदनशीलता के बारे में क्या कहा जाए। हालांकि मैं नहीं मानता कि वो ऐसी असंवेदनशील है, उसका एक अपना पक्ष है,
और वो पक्ष ये है कि अगर आप इसी दौर में देखें तो रिलायंस की कंपनियों के शेयर 5 बार बिके और कई खरब रुपए उससे आए। सरकार ने भी जो बड़े पैमाने पर 20 लाख करोड़ का तथाकथित राहत घोषित की, उस राहत का मजदूरों गरीबों के लिए कितना है? तो ये गरीबों की यातना एक वर्ग यातना है और सरकार इसमें तटस्थ नहीं है। सरकार ने गरीबों की तरफ से आंख बंद कर ली। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने 40 मिनट के भाषण में मजदूरों का, और ये वापस लौटने वाले मजदूरों, इन्हें पलायन नहीं कहता मैं, ये वापस लौट रहे थे अपने अपने घरों में, तो इन वापस लौटने वाले मजदूरों का जिक्र तक नहीं किया। दूसरी तरफ वो बड़े उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए पैकेज लेके आए थे और रिलायंस की कंपनी के शेयर बिना सरकार की मर्जी के इतने बड़े कीमत पर नहीं बिक रहे होंगे। तो संकट काल में जो दो दूसरी तस्वीरें उभरी, एक ये कि जो समाज में जितना नीचे है, जो श्रम के साथ जितना जुड़ा हुआ है, उसकी यातना भी उतनी ही अधिक बढ़ गई, और दूसरी तरफ सरकार तटस्थ नहीं रही। सरकार ने सीधे बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े पूंजीपतियों से अपने को जोड़ दिया। तो संकट के ये प्रतिफलन है, इन्हें हम संकट का चेहरा भी कह सकते हैं, ये संकट के प्रतिफलन है। आप इसके साथ एक चीज और देखिए कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत दिनों से एक प्रैक्टिस चला रखी थी, और इस समय तो वो चीज भयानक आ गई कि ठेका मजदूरों को उन्होंने कोरोना काल में दैनिक मजदूरी देना बंद कर दिया। यानी मजदूरी देते हैं, वो बाद में देंगे, 1 महीने बाद देंगे कि कुछ करेंगे, और उनके पास तो कोई साधन ही नहीं बचा था, वो भूखों मरेंगे। दूसरी तरफ वो ठेका मजदूरों को कम तनख्वाहें देते थे, यानी कम मजदूरी देते थे, और नियमित मजदूरों को ज्यादा मजदूरी देते रहे। अंत में मुंबई हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और उन्होंने सरकार को फटकार लगाई। ये बात केवल मुंबई की नहीं है। आप अगर इसके समानांतर ये देखें कि उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने लेबर लॉज में चेंजेस कर दिए। श्रम कानून में परिवर्तन का मतलब क्या है? शिकागो में जब मजदूरों ने अपना रक्त बहा के 8 घंटे काम 8 घंटे आराम का अधिकार प्राप्त किया था, उस सारे अधिकार को समाप्त करके 12-12 घंटे काम करना, 18-18 घंटे काम करना संगठित और असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए आवश्यक कर दिया गया, और उनकी मजदूरी भी सरकार नहीं तय करेगी, जो उन्हें काम पे लगाएगा वो तय करेगा। ये कानून बनाया। इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के भारतीय मजदूर संघ के अलावा बाकी ट्रेड यूनियंस ने विरोध किया। अंत में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा, और सरकार ने इस पर थोड़ा झुकने का लक्षण प्रदर्शित किया। अब इससे महामारी के समय में समाज के भीतर जो दूसरा भयावह संकट उत्पन्न हो रहा है, उसका कुछ परिचय मिलता है। हम जिस युग में जी रहे हैं, ये प्रतीकों का युग है। जैसे बाजार में ब्रांड चलते हैं, वैसे समाज की चेतना में और राजनीति में प्रतीक चलते हैं। मंदिर एक प्रतीक है आस्था का, राम एक प्रतीक है प्रतिशोध का, और इस तरह प्रतीकों की राजनीति जो ब्रांड कल्चर के साथ में बहुत तेजी से मजबूत हुई है, उसका उपयोग होता है। तो आप इस संकट काल में अगर प्रतीकों को याद कीजिए तो कौन कौन से चित्र आपके दिमाग में आते हैं? सड़क पे लाखों मजदूर झुंड के झुंड चले जाते हुए, ये एक चित्र दिमाग में बैठ जाता है। पैर में पड़े हुए छाले और टूटी हुई चप्पलें, ये दूसरा चित्र बैठ जाता है। अपने बक्से पे छोटे बच्चे को सुलाए हुए एक मां डोरी बांध के वो बक्सा खींचती हुई, ये एक चित्र बैठ जाता है दिमाग में। ट्रेन से कटे हुए लोगों के जूते, कपड़े, और रेलवे ट्रैक पर फैली हुई रोटियां, जिन रोटियों के लिए परेशान होकर वो वापस चले थे, वो फैली हुई रोटियां, इस तरह के अनेक चित्र, अनेक प्रतीक इस यातना के और हमारे समय की नृशंसता के
हमारे सामने उभर आते हैं। हमें यही एक बात और खटकती है, और वो ये खटकती है कि जो मध्य वर्ग आज से 25-30 साल पहले, यानी उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, इन साधारण लोगों के प्रति थोड़ी हमदर्दी महसूस करता था, इनके साथ अपना भाईचारा महसूस करता था, उनके दुख से कम अफसोस प्रकट करने भर का संबंध महसूस करता था, वो मध्यवर्ग एकाएक उनके प्रति उदासीन हो गया, उपेक्षाशील हो गया, और मध्यवर्ग के लिए वो अछूत हो गए, इस हद तक कि वो घर में आएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। और वो जहां रहते हैं, जिन गंदी परिस्थितियों में, जहां सरकार ने नल कल तक का बंदोबस्त नहीं किया है, क्योंकि सरकार, वो अपने आप आए हैं, अपने आप रहें, अपने आप जिए, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो वहां मरेंगे जिएंगे, वो वहां भूखों मर रहे हैं, वहां उनकी क्या स्थिति हो रही है, इसकी तरफ सोचने की मध्य वर्ग को कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती। ये जो मध्य वर्ग का आत्मलिप्त स्वार्थबद्ध चरित्र इस बीच बड़े पैमाने पे उद्घाटित हुआ है, ये भी हमारे समय के संकट का एक और लक्षण है, जिससे हर एक संवेदनशील और शिक्षित सुसंस्कृत व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए। यहां मैं एक दो चीजों की तरफ और संकेत करना आवश्यक समझता हूं। आप देखें कि इस पूरे दौर में सरकार की तरफ से और सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया की तरफ से समानांतर एक नैरेटिव, माने एक वृत्तांत चलाने की कोशिश की गई। संकट के शुरू के दिनों में ही मरकज के नेताओं से देश के प्रमुख नेताओं की मुलाकात हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब मरकज में भेजे गए, दिल्ली के निजामुद्दीन में, जहां उसका मुख्यालय है, और उसके बाद मौलाना साद अचानक अंतर्धान हो गए। वो चिट्ठियां लिखते रहे सरकार को, सरकार जवाब देती रही, लेकिन सरकार को पता नहीं मौलाना साहब कहां गए। वहां के 3000 लोग थे, धीरे धीरे उन सबको सरकार ने परिवहन निगम की बसें लगा के अलग अलग जगहों पर भेज दिया। 1000 लोगों पर मुकदमे दायर किए, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं की। मरकज के लोगों पर आप कार्रवाई करते अगर मुकदमा दायर कर रहे थे तो, लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती कि उसके पीछे सऊदी अरब है और यूनाइटेड अरब अमीरात है, उनसे पैसे मिलते हैं नेताओं को। ये काफी जाना माना सा तथ्य जैसा बताया जाता है, तो हो सकता है मिलते हो, वरना यह कार्रवाई न होने का कोई कारण नहीं था। लेकिन इसको चित्रित करके मरकज के लोगों को आते जाते दिखा के, और वहां इतने लोग कोरोना पॉजिटिव थे, और एक पूरा नैरेटिव चलाया गया कि मुसलमानों ने फैला दिया, मुसलमानों ने फैला दिया, जबकि मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी, मेरे ही मित्रों में कम से कम 15-20 जो मेरे निकट मित्र हैं मुस्लिम्स, उन सब ने मांग की कि मरकज पे बैन लगा दो। अगर मरकज वालों ने ये किया तो उन पर बैन लगाओ, उन पर मुरव्वत क्यों कर रहे हो? तो वो मुरव्वत भी करते जा रहे हैं और नैरेटिव भी चलाते जा रहे हैं, जबकि सारे मुस्लिम मरकज के सदस्य नहीं हैं। मुस्लिम परिवारों में मरकज को लेके काफी नाराजगियां हैं। जो लोग मरकज में चले गए, उन्होंने अपने बीवी बच्चों की कैसी उपेक्षा की। मेरे ही कई स्टूडेंट हैं, मेरी स्टूडेंट्स हैं लड़कियां, वो रोती हैं कि मरकज में चले गए, अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है, किस मुसीबतों से वो लोग काम कर रहे हैं। तो लेकिन इसका मतलब हुआ कि सारे मुसलमान मरकज के हिमायती नहीं हैं, लेकिन सरकार ने मरकज को सामने रख के सारे मुसलमानों के खिलाफ एक फिजा बनाने की कोशिश की। तो कोरोना संकट के साथ एक तरफ कॉरपोरेट की सेवा और दूसरी तरफ जनता को विभाजित रखने के लिए मरकज के बहाने मुसलमानों के खिलाफ घृणा का अभियान, ये इस दौर की तीसरी चारित्रिक पहचान विशेषता है। और यहां भी हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता वर्ग संघर्ष में श्रमिकों के, मजदूरों के, गरीबों के, किसानों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती है। इस समय इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचाना जा सकता है। एक बात की तरफ और बराबर ध्यान देने की जरूरत है कि इस सारी बहस में अमेरिका में इतना केस हो गया, इटली में इतना केस हो गया, फला जगह इतना केस हो गया,
कहाँ कितना हो गया, कितने लोग मर गए, इस पर बहुत बहस आती है। लेकिन इसी के समानांतर कुछ देशों का नाम उल्लेख नहीं होता। भारत में भी और जगहों के नाम आते हैं, लेकिन एक प्रदेश का नाम नहीं आता। विश्व में चाइना के, चीन के की सीमा से मिला हुआ वियतनाम है, जिसके साथ वियतनाम से और चीन का सीमा युद्ध भी हो चुका है। और वियतनाम में क्यों कोरोना महामारी का रूप नहीं ले सका? अमेरिका की सीमा से लगा हुआ क्यूबा है, क्यूबा में क्यों महामारी का रूप उसने नहीं लिया? भारत में जहां सबसे पहले आया था केरल, केरल में उसने महामारी का रूप नहीं लिया। इनके कारणों पर विचार होना चाहिए, और कम से कम पढ़े लिखे लोगों को तो विचार करना चाहिए। जो प्रेरित मीडिया है, यानी किसी खास उद्देश्य से परिचालित मीडिया है, वो इन चीजों पर बहस नहीं करेगा, न करने देगा। वियतनाम ने चीन में जैसे ही कोरोना फैला, चीन का अपना बॉर्डर सील कर दिया और जहाज से आने वाले सारे लोगों को टेस्ट किया, और जो जो संक्रमित पाए गए, अपने खर्च पर सरकार ने 2 बड़े होटल बुक किए, वहां वहां उनको क्वारंटाइन कर दिया। कुल 128 केस वियतनाम में आए, और उन्होंने पूरे देश को लॉकडाउन नहीं किया। जो संक्रमित हैं उनको आप लॉकडाउन कीजिए, जो बाकी आबादी को आप लॉकडाउन क्यों करते हैं? भारत में इसके उल्टा काम हुआ। संक्रमितों को जहाज से आने के बाद जांच वांच का नाटक हो गया। हालांकि उस समय सारे हफ्ते भर तक ये भी रिपोर्ट्स आती रही कि जांच के नाम पर वो परेशान हो रहे हैं, जांच वांच नहीं हो रही है। और उसके बाद वो अपने घर जा रहे हैं, आराम से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं। पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। मरीज को लॉकडाउन करने की जगह आपने मरीज को खुला छोड़ दिया, देश को लॉकडाउन कर दिया। इससे कोई महामारी रुकती है? क्यूबा ने इसी तरह से कंट्रोल किया अपने यहां। और सबसे बड़ी बात यह कि क्यूबा के डॉक्टर्स इस समय यूरोप सहित दुनिया के कम से कम 15 देशों में, और शायद अब उससे ज्यादा देशों में, अपने डॉक्टर्स भेज के मदद कर रहे हैं इस महामारी में वहां के लोगों की। तो ये दूसरे उदाहरण हैं। केरल ने भी इसी तरह कंट्रोल किया, और अब केरल में दूसरा दौर, जब फिर से बाहर से लोगों का आना शुरू हुआ, तब केरल में फिर से दूसरा दौर शुरू हुआ। उन्होंने इसके प्रति भी सावधानी बरती। और साथ साथ गुजरात और केरल की तुलना करनी चाहिए। केरल में जन स्वास्थ्य सुविधाएं पिछले 1 शताब्दी से काफी विकसित हैं, और उसमें उन्होंने सारे सिस्टम्स को, केवल एलोपैथी को नहीं, होम्योपैथी को, आयुर्वेद को, और जो दूसरे स्थानीय चिकित्सा पद्धतियां, उन सब को सक्रिय किया है। दूसरी तरफ, और इसलिए आप देखें कि केरल में कंट्रोल करने में पूरी, जैसे आबादी, पूरी जनता साथ है और लड़ रही है कोरोना से। लेकिन गुजरात में जो सरकारी अस्पताल बचे हुए हैं, उनकी हालत तो एकदम ही नष्ट है। बाकी सारे स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण कर दिया गया है, और उस निजीकरण के परिणाम आप देख लें। अहमदाबाद में क्या हालत है, सूरत में क्या हालत है। तो ये जो यहां मुद्दा उठता है कि हमें वैकल्पिक नीतियों की तरफ भी इस महामारी से शिक्षा लेकर विचार करना चाहिए। जन स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए, उनका निजीकरण नहीं करना चाहिए। जबकि इस समय सरकार बड़े पैमाने पर फिर निजीकरण का उद्यम शुरू कर रही है। उसने तो स्कूलों तक को प्राइवेटाइज करने का निर्णय ले लिया है, सरकारी स्कूलों को। जबकि उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के योग्य विद्यार्थी निकलते हैं बड़े पैमाने पर। तो ये बहुत चिंताजनक बातें हैं। अब अंत में एक बात की तरफ में और संकेत करना चाहता हूं। ये जो लोग 30 करोड़ 35 करोड़ लोग जो गांवों से और छोटे शहरों से निकल के महानगरों में गए थे, या पंजाब के गांवों में गए थे, या जहां भी गए थे, रोजगार की तलाश में गए थे, उनके अपने क्षेत्रों में रोजगार की समस्या थी, इसलिए वो निकल के गए थे। अब जब वो वापस जा रहे हैं, तो लगभग ये वही बात हुई जैसे अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया था, और बड़े पैमाने पर लोग गांव वापस गए, खेती पर निर्भर हो गए, और जब खेती उस बोझ को नहीं संभाल सकी, तो वहां महामारियां आने लगी। और अब भारत में आने वाले समय में अगर इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई, तो खेती उससे भी कई गुना ज्यादा बोझ
जबकि आबादी तब से कम 5 गुना बढ़ गई है। इतना बोझ ये खेती नहीं सह पाएगी और बड़े पैमाने पर महामारियां शुरू होंगे। और जो तत्काल लक्षण सामने आने लगा है कि उनके पास तो वहां संपत्ति भी बहुत ज्यादा नहीं है, उनमें से अधिकांश के पास बहुत ही नाम मात्र की या कोई भी संपत्ति नहीं है। तो अब वो जब जा रहे हैं तो अपने भाई बिरादरों से उस जरा सी संपत्ति में अधिकार के लिए उनका संघर्ष भी शुरू हो रहा है। जो कल तक अपने माँ बाप को पैसा भेजते थे, अब उनसे पैसे मांग रहे हैं तो घर में तनाव हो रहा है, क्योंकि पैसे वहां भी नहीं है। तो ये जो सामाजिक तनाव, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक द्वंद्व पैदा हो रहे हैं, ये इस महामारी का एक और परिणाम है, जिसकी तरफ सोचने की किसी भी समर्थ को फुर्सत नहीं है। यानी जो संस्थाएं हैं, जो निर्णयकारी संस्थाएं हैं, जो नीति निर्माता संस्थाएं हैं, उनको इस पर सोचने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। इसलिए मैं सभी सुबुद्ध लोगों से, सभी संवेदनशील लोगों से, सभी सुसंस्कृत लोगों से अपेक्षा करता हूं और मांग करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वे इस महामारी को केवल कोरोना इन्फेक्शन और कोरोना ट्रीटमेंट तक सीमित करके न देखें। इस महामारी के समय जो इसके परिणाम स्वरूप अन्य सामाजिक रूप, अन्य सामाजिक समस्याएं और पहलू उभरे हैं, उन पर भी गंभीरता से विचार करें। और एक बात तय है कि जब शिक्षित सुसंस्कृत लोग बड़े पैमाने पर किसी दिशा में सोचना और बोलना शुरू करते हैं तो इतिहास बन जाता है। और इसलिए आज वो समय है जब सभी सुसंस्कृत सुशिक्षित लोगों को इतिहास में अपनी जिम्मेदारी निभाने का तकाजा पेश है और वो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आए। नहीं तो वे तो विलीन होंगे, उनके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी विलीन होगा। धन्यवाद।